आज आप लोगों को बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का, और मतेली माय स्कूल माय लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था और वे उसे भारत का स्मारक भी कहा जाता था। बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत ही अदम्य साहसी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत कई टुकड़ों में बटा होता। उन्होंने भारत को एकीकरण किया, भारत का, और भारत को एकीकृत करके एक श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास किया। आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म आपको 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में गुजरात के नाडियाड में हुआ था और उनका मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में हुआ था। 22 वर्ष के उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल मैट्रिक का एग्जाम पास किया और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने बैरिस्ट्री भी की। बैरिस्ट्री करने के उपरांत वह भारत लौट के आ गया। गांधी जी के चंपारण आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी के नजदीक आने लगे। खेरा का जब आंदोलन हुआ, खेरा में किसानों को बहुत कष्ट था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने बाढ़ आ जाने की वजह से किसान का फसल नष्ट हो गया था। इसके बावजूद अंग्रेज 22% अधिक लगान बढ़ा दिया और बहुत कड़ाई से लगान वसूल करने लगा। किसान के पास कुछ बचा ही नहीं था, बाढ़ में सब खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में किसान के पास भुखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बावजूद अंग्रेज बहुत ही कठोरता के साथ लगान वसूलने का कार्य करने लगा, जिससे खेरा के किसान गांधी जी के नेतृत्व में विद्रोह किया। परंतु इस आंदोलन को सफल बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जान लगा दिया। इसके बाद 1919 में रोलर एक्ट जब आया, काला कानून, तो इसके विरोध में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पहले नहीं थी, परंतु जब उन्होंने बारडोली में किसानों को राहत देने के लिए, जब किसान का आंदोलन किया, वहां पर किसानों को राहत दिलाने के लिए, भूराजस्व से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अंग्रेज ने क्या किया, बाढ़ और बाढ़ के आने के बाद भी अकाल और बाढ़ आ चुका था बारडोली में, जिस वजह से किसान भूराजस्व को देने के सक्षम नहीं थे। इसके बावजूद अंग्रेज 30% लगान बढ़ा करके वसूल करने लगा, जिससे किसान त्रस्त हो गया, त्राहिमाम हो गया। किसान में भूखमरी की स्थिति आ गई, अकाल पड़ गया। इसके बाद भी अंग्रेज बहुत ही कड़ाई के साथ लगान वसूलने का कार्य करने लगा, किसानों की जमीन छीनने लगा। तब ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान के लड़ाई लड़ा और इस आंदोलन में सफल रहा, अंग्रेज को झुकने में मजबूर कर दिया। तब बारडोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि इसी बारडोली आंदोलन में दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अदम्य साहसी थे। अपने देश के लिए उसमें राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भगा हुआ था। अपने देश के लिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दिया। 1930 के नमक आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और गिरफ्तार हुए, जेल गए। परंतु जन दबाव के आगे अंग्रेज झुकते हुए पटेल साहब को रिहा किया। जब रिहा किया तब 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष बना और इस कराची अधिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ और मौलिक अधिकार पर विस्तार से चर्चा इस अधिवेशन में हुआ था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बिना पूछे ही
झोंक दिया। इस वजह से कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस जो है इस्तीफा दे दिया था सरकार से। इसके बाद 1942 ईस्वी में करो और मरो का नारा देते हुए महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लेकिन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को अरेस्ट कर लिया अंग्रेज ने। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और अब भारत को आजाद करने का, आजादी देने का बात कहने लगा अंग्रेज। तब अंतरिम सरकार का गठन की बात आई, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, अंतरिम सरकार का गठन करना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद बहुत ऊंचा था, लोग उसे बहुत प्यार करते थे, वे आजादी के दीवाने थे। वो ऐसा नेता थे कि हर भारतीयों के दिल में बसते थे। तो सरदार वल्लभ ऐसा निर्णय हुआ कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में वोटिंग हुआ, कांग्रेस का समिति का वोटिंग में प्रांतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों ने 15 सदस्य में से 12 सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए वोट किया। 2 वोट जेबी कृपलानी को मिला और 1 वोट का पता नहीं चला, शायद वो वोट जवाहरलाल नेहरू का था। अब जब जेबी कृपलानी इस चुनाव के परिणाम को कागज में लिख करके गांधी जी के पास दे दिया, गांधी जी देखता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में चयन करने का सहमति कांग्रेस कमेटी दिया है। तो गांधी अंदर ही अंदर चिढ़ गया और पटेल को चूंकि वे प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, वे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नेहरू को पूछा, क्या नेहरू तुम्हारे पक्ष में तो एक भी वोट नहीं मिला, अब तुम क्या करोगे? तो नेहरू चुप रहा। ऐसी स्थिति में गांधी जी कागज में लिख करके जेबी कृपलानी को दिया और जेबी कृपलानी उस कागज को पटेल को बढ़ा दिया। उस कागज में लिखा हुआ था कि पटेल तुम मान जाओ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनने दो। गांधी जी ने ये बात कहा। पटेल उस कागज को मोड़ करके अपने पैकेट में रख लिया और चयन के बावजूद भी प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने छोड़ करके नेहरू को दे दिया। नेहरू अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, सूचना प्रसारण मंत्री बने और प्रांतीय विषयों का विभाग उनको मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय में अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे और भारत को आजादी मिली थी, उस समय में अंग्रेज ने फूट डालो नीति को यहां पर भी नहीं छोड़ा और अंग्रेज कहा देसी रियासत को। उस समय में कुछ भाग भारत का ब्रिटिश अंग्रेज के पास था, उसे ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहा जाता था। कुछ क्षेत्र देसी रियासतों के साथ, देसी रियासत मतलब राजा महाराजा वहां का शासन करता था। राजा महाराजा लोकतंत्र रूप से शासन नहीं करता था, वह तानाशाही होता था। उसका शासन राजशाही होता था, डिक्टेटर मतलब क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप जैसा वो काम करते थे। तो इस तानाशाही शासन को कोई जनता पसंद करेगा? नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है। सबको लोकतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता समानता चाहिए, सबको विकास करने के लिए अवसर चाहिए। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासत को भारत में मिलाने का मौका मिला। हालांकि अंग्रेज कहा देसी रियासत को आप तो या स्वतंत्र रह सकते हो या पाकिस्तान या भारत साथ मिल सकते हो, ये आपका मर्जी है, आपको क्या करना है। तो बहुत सारे 565 देसी रियासत था उस समय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 561 देसी रियासत को अपने सूझबूझ, कूटनीति और अदम साहस के बल पर भारत में मिलाने में सफल हो गए। परंतु 4 ऐसे रियासत थे जहां पर पेच फंस गया। यहाँ के देसी रियासत बोला हम तो नहीं जाएंगे भारत के साथ, हम भाग जाएंगे पाकिस्तान के साथ।
कुछ रियासत बोला हम स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल जोधपुर के जैसी रियासत को और जूनागढ़ के जैसी रियासत को अपने सूझबूझ से भारत में मिलाने में सफल रहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो जनता है, आपके रियासत के जो जनता है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वह हमारे देश के साथ, भारत के साथ मिलने के लिए लड़ा था, समर्थन दिया था। इसीलिए आपको समर्पण कर देना चाहिए और भारत के साथ मिल जाना चाहिए। हम आपका अधिकारों का रक्षा करेंगे। इस तरह से जूनागढ़ और जोधपुर को उन्होंने भारत में मिलाया, परंतु अभी भी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का समस्या बरकरार था। हैदराबाद में निजाम का शासन था, वह मुस्लिम था। हैदराबाद की अधिकांश जनता हिंदू था और हैदराबाद में निजाम राजाकारों की सेना बना करके वहां के जनता को बहुत मारा, पीटा, लूटा, आग लगाया, हत्या किया, परेशान कर दिया वहां के लोगों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल माउंटबेटन के सहयोग से निजाम को भारत में मिलाने के लिए मनाता रहा, लेकिन निजाम मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में 20 नवंबर 1947 ईस्वी को निजाम 3 मामला भारत सरकार को देने के लिए राजी हुआ। संचार, विदेश मंत्रालय, संचार और रक्षा। लेकिन जब थोड़ी ही देर के बाद वो मुकर गया, जब मुकर गया तब जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई करके 5 दिन लगा इस कार्रवाई को करने में, हैदराबाद को भारत में मिलाया। अब एक समस्या और रह गई और वह समस्या था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान कवायली के रूप में आतंकवादियों को भेज दिया और जब वह आतंकवादी को जम्मू कश्मीर भेजा, उन्होंने भारी तबाही मचाया, लोगों का नरसंहार किया, घरों को लूटा, आग लगाया, औरतों को हत्या किया, बलात्कार किया, बहुत ही जुल्म ढाया। ऐसे स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल चुपके से रहते, परंतु नेहरू जो था वह तेज फसाए रहा, ऑर्डर देना नहीं चाहता था। एक दिन जब देखा हरि सिंह, वहां का जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, वह सोचता था कि हम स्वतंत्र रहे, ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले। लेकिन जब कवायली हमला हुआ और भारी क्षति हो गई और वहां का जनता, स्थानीय जनता, मुस्लिम जनता जो था वह कवायलियों के साथ हो लिया, उसके सहयोग में आ गया, तब स्थिति काफी खराब हो गया। देख लिया जब हरि सिंह अब बचना मुश्किल है, तब 22 अक्टूबर को उन्होंने पत्र भेज करके कहा अब भारत में मैं विलय करता हूं, भारत सरकार की सेना आए और हमारी जम्मू कश्मीर की रक्षा करे। बीपी मेनन जबरदस्त आदमी था, बहुत ही अदम साहस से सेक्रेटरी था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सेक्रेटरी था। बीपी मेनन और हरि सिंह दोनों वहां पर किसी तरह से वह दिल्ली आकर के भारत सरकार से वार्ता किया। उस वार्ता में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेनापति मानेकशॉ भी शामिल थे उस मीटिंग में। इसी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू लंबा चौड़ा भाषण देने लगा, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सैनिक कार्रवाई करके जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिला लिया जाए और कबायलियों को खदेड़ दिया जाए। लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे ऐसा, नेहरू का नरमी घुलमुल नीति था। ऐसी स्थिति में नेहरू भाषण के तहत पटेल को अप्रत्यक्ष रूप से समझाने और उसे शांत करने का प्रयास किया। पटेल को रहा नहीं है। पटेल कहता है नेहरू तुम बताओ तुम्हें जम्मू कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नेहरू कहता हाँ जम्मू कश्मीर तो चाहिए। इसी पर गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और रियासत का मंत्री, 4 मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानेकशॉ को कहता जाइए आपको ऑर्डर मिला, आप सैनिक कार्रवाई कीजिए। तब जाकर के भारतीय सेना गया और कवायलियों को
पीछे खदेड़ने का कार्य शुरू किया, बहुत दूर तक खदेड़ दिया और बहुत सारा क्षेत्र को आजाद भी कर लिया। लेकिन नेहरू इस बीच में क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के केस किया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया। हालांकि नेहरू ये विश्वास करते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे इस मामले में मदद करेगा, परंतु ऐसा हुआ कुछ नहीं। उसके विपरीत ये हुआ कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद के आग में झुलसने लगा और बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, नागरिकों की हत्या हुई, सैनिकों की हत्या हुई। तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने 370 धारा को हटा करके 35A को हटा करके जम्मू कश्मीर के समस्या को सुलझाने की ओर आगे बढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं जयंती के शुभ अवसर पर देश के किसानों के कुदालों खुरपियों को जमा करके इकट्ठा करके गुजरात के बड़ोदरा नर्मदा जिले ओंकारेश्वर बांध के निकट 182 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी सरकार ने बनाया 2018 में, जो हमारे देश के शान, गौरव, एकता, अखंडता का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ